नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अधीर रंजन चौधरी, बोले लोकतंत्र की हत्या करने में लगी भारतीय जनता पार्टी, 25 बिल पास कराएगी बिना किसी बहस के। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें यूपीए ने उपराष्ट्रपति का दोस्तों चेहरा साजिद कर दिया। दरअसल आपको बता दें मार्गरेटा अल्वा को जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के उसमें उतारा गया यूपीए की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मार्गरेटा जी को समर्थन देंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशोक गहलोत ने लगाई बीजेपी की लंका, बोले आजकल वकीलों की फीस 50-50 लाख रुपए, गरीब आदमी कहां से देगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की तो उसकी औकात ही नहीं होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर चीफ जस्टिस ने उड़ाई मोदी सरकार की फिर से एक बार, एनवी रमन ने उड़ाई धज्जियां, बोले फिलहाल सरकार जिस तरीके से विपक्ष कमजोर होता चला जा रहा है यह देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नफरती चिंटू दोस्तों जिंदाल फिर से एक बार फैलाया झूठ, बोले जिहादियों ने मेरी गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी पर किया हमला, जबकि दिल्ली पुलिस ने दोस्तों खोल दी इसकी पोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, टूटे शीशे की कांच चला रहा था दोस्तों ड्राइवर हेलमेट लगाकर। अखिलेश ने कहा यह है यूपी की सुरक्षा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें मानसून सत्र से पहले विपक्ष की बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़से ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले मेन मुद्दों पर बात करेंगे, 13 ऐसे मुद्दे दिए गए जिन पर बात करनी है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति में कर दिया है कांग्रेस ने खेला, महिला उम्मीदवार को उतारा है मार्गरेटा अल्वा जी को, जो कि 5 बार दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर सांसद भी रह चुकी हैं, और वो उत्तर राजस्थान और उत्तराखंड की दोस्तों राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से नफरती चिंटू जिंदाल ने फैलाया झूठ, दिल्ली पुलिस ने खोल दी इसकी पोल। दोस्तों आपको तो पता ही है कि बीजेपी नफरती चिंटुओं को पालती है, और नफरती चिंटुओं को पालने के बाद दोस्तों वो लोग झूठ फैलाते हैं। अब ऐसा ही एक झूठ दोस्तों जिंदाल का निकलकर सामने आया। दरअसल आपको बता दें पुलिस की जो गाड़ियां होती है दोस्तों एम्बेसडर हैं, उन पर जो यहाँ पर हमला किया था टाटा कॉलेज पर, जिसके बाद दोस्तों जिंदाल ने ये झूठ फैलाया कि देखिए कैसे जिहादी मेरे परिवार के पीछे अभी भी पड़े हैं, और इस गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, और जो है रात भर पत्थरबाजी चली। आपको बता दें दोस्तों जिहाद का नाम लेकर एक बार फिर से इसने जिंदाल ने जहर उगलने का काम किया। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने इसकी पोल खोल डाली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो भी जिंदाल कह रहा है वो झूठ है। दरअसल हमारी एक और गाड़ी थी जो पीछे चल रही थी, उसके टायर से पत्थर उछल कर लगा, और वो पत्थर उछलकर जो यहाँ पर पीछे वाले कांच पर लग गया, जिसके कारण जो गाड़ी थी उसका कांच टूट गया। लेकिन दोस्तों जिंदाल क्या फैला रहा है कि जिहादियों ने जो है यहाँ पर मेरे परिवार पर हमला किया, इस गाड़ी पर पत्थरबाजी की, और इसीलिए इस गाड़ी का कांच टूट गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिंदाल की पोल खोल दी। ये वही जिंदाल है दोस्तों जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था जहां पर इसने कहा था कि 53 साल के मोहम्मद पैगंबर ने एक छोटी सी बच्ची से पता नहीं शादी कर ली थी, और आगे का मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदा लिखा था इसने, इसकी शक्ल से भी ज्यादा गंदा, क्योंकि जिस तरीके की इसकी भाषा है जिंदाल की दोस्तों, और उससे साफ दिखाई देता है कि जैसे नफरती चुंटों को बीजेपी बढ़ावा देती है। खास करके वो तो दिल्ली पुलिस ने बता दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गाड़ी से पत्थर उछला तो पीछे का कांच टूट गया। लेकिन जिंदाल क्या फैला रहा था दोस्तों कि जिहादियों ने मेरे ऊपर फिर से हमला किया, मेरे परिवार की जान खतरे में है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी के नेता जो है वो इसी तरीके का सहारा लेते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करो, झूठे आरोप लगाओ, और जो है यहाँ पर वाहवाही बटोरो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 3 कृषि कानून को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरेगा विपक्ष। मानसून सत्र में उठेंगे कई मुद्दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मानसून सत्र में सरकार 25 बिलों को पास कराने ला रही है, वो भी बिना किसी बहस के, जिसके ऊपर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़से ने भड़ास निकाली है। आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार 25 बिलों को लगभग पास कराने वाली है और ये 25 बिल जो है यहां पर लाए गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से जिस तेजी से सरकार एक के बाद एक बिल ला रही है और उनको दोस्तों विधानसभा में पास करा रही है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि सरकार जो है दोस्तों वो डरी हुई है। सरकार को 2024 करीब दिखाई दे रहा है और सरकार एक चीज अच्छे से जानती है कि अभी भले ही हम कितना झूठ फैला रहे, पार्टियों को गिरा दें, सरकार इधर से उधर कर ले, लेकिन 2024 में अगर सत्ता बदल गई तो देश का माहौल बदल जाएगा। और यह बात दोस्तों आप बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष का कोई नेता, वो ये चीज को अच्छे से जानता है दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देश में जिस तरीके का प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर भड़ास निकाली। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी कहती है हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, इसी के साथ साथ हमने 13 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करनी है। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य दोस्तों बर्बाद, अग्निपथ योजना, किसानों की परेशानी और भी कई ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ने रखे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन विपक्ष में नाराजगी है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कई शब्दों को अशब्द, असंसदीय शब्द घोषित करा दिया है, जैसे कि जुमलेबाज दोस्तों, या फिर तानाशाह, या फिर इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिन पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। सवाल फिर से वही दोस्तों कि आखिरकार बीजेपी को इतना बुरा क्यों लगता है अपने बारे में सच्चाई सुनकर? क्या बीजेपी ये नहीं जानती कि ये जितनी भी विपक्ष बातें बोल रहा है ये बातें एकदम 100% सच्ची हैं? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास पर रोक लगाए हुए है ना, वो देश की जनता देख रही है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त जो देश का माहौल बना हुआ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक सबब भी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झूठ है वो लोगों के सामने उजागर हो चुका है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश की बिगड़ती स्थिति, देश का बिगड़ता माहौल दोस्तों कई सवाल खड़े कर जा रहा है। और इस वक्त दोस्तों सरकार को सोचने समझने की शक्ति चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि शायद सरकार को इन मुद्दों पर बात करना ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बड़ी खबर निकल आ रही है, बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूपीए ने जारी की दोस्तों, आपको बता दें अपने प्रत्याशी की लिस्ट, प्रत्याशी के दोस्तों अपने कैंडिडेट का नाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा की तरफ से जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार धनखड़ को बनाया गया है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने भी जो यहाँ पर अब अपना राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का नाम, और वो है दोस्तों मार्गरेटा अलवा जी। मार्गरेटा अलवा जी कौन है दोस्तों, इनके बारे में जरा सा मैं आपको बता दूं। ये कांग्रेस से दोस्तों बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं और ये दोस्तों जब भी खड़ी होती थी तब चुनाव जीतती थी। आपको बता दें मार्गरेटा अलवा जी जो है दोस्तों वो यूपीए में लगभग 5 बार सांसद बनी। 5 बार सांसद बनने के बाद दोस्तों इनको राज्यसभा भेजा गया और इसके बाद जो यहाँ पर ये 2 बार राज्यपाल बनी। एक बार आपको बता दें राजस्थान की और एक बार जो यहाँ पर उत्तराखंड की। 2 बार राज्यपाल भी बन चुकी हैं। कानून के साथ दोस्तों इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मार्गरेटा अलवा जी का काफी लंबे समय तक ये कानून के साथ भी रही, लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों इनको बहुत ही बड़े बड़े पदों से भी नवाजा। आपको बता दें इनका काम आज भी याद किया जाता है। मार्गरेटा अलवा जो है वो लोग इनको याद करते हैं क्योंकि इनका काम बहुत जबरदस्त हुआ करता था। ऐसे में कांग्रेस ने दोस्तों मार्गरेटा अलवा जी जो है उनको अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा किया है। और दोस्तों कांग्रेस ने यहां पर बहुत ही होशियारी से या बहुत ही दिमाग से ये चाल चली है, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति आप देखिए कि बीजेपी ने अपनी राष्ट्रपति किनको चुना, मुर्मू को, यानी कि एक लेडी को। और वैसे ही दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर एक महिला उम्मीदवार को उतारा, यानी कि मार्गरेटा अलवा जी को, जिसके बाद दोस्तों सियासत तेज हो गई। मार्गरेटा अलवा जी एक लेडी है और शिवसेना के संजय रावत जो हैं उन्होंने जो यहाँ पर मार्गरेटा अलवा को अपना समर्थन देने का वादा कर दिया। उनका कहना है कि हम मार्गरेटा अलवा को अपना समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल ये कि क्या दोस्तों शिवसेना को
जो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज विपक्ष को दोस्तों बीजेपी कमजोर करने में लगी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आदिवासी वोट मिल जाएंगे हमें, हम एक लेडी इसलिए मुमुर को वोट दे दे, बल्कि ये सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी मजबूत होगी। जाहिर सी बात है बीजेपी का राष्ट्रपति होगा दोस्तों, तो वो फैसले भी बीजेपी के हक में ही लेगा। और इसीलिए जो है यहाँ पर अब कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने अब उपराष्ट्रपति के पद पर एक महिला मार्गरेटा को सपोर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो शिवसेना के संजय रावत हैं उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार को जो है यहाँ पर खड़ा करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल एक राष्ट्रपति चाहिए ना कि मूर्ति। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुमुर जो कि बीजेपी की राष्ट्रपति हैं, उनको दोस्तों मैंने कभी बोलते हुए ही नहीं सुना, और जो है तेजस्वी यादव ने यही आरोप लगाया है। हालांकि दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे, बल्कि ज्यादातर लोग जो मनमोहन सिंह साहब को मौन प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन तब दोस्तों ये असंसदीय शब्द नहीं थे। खुद बीजेपी के नेता मनमोहन सिंह साहब को मौन प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन अब मौन मार्ग जो है यहाँ पर दोस्तों मुमुर को लाया गया है। आप समझिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए, बोलता हुआ राष्ट्रपति, हमें एक मूर्ति या मूर्त नहीं चाहिए जिसको राष्ट्रपति भवन में उठाकर बैठा दिया जाए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात गलत भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या कभी आपने बीजेपी की महिला उम्मीदवार मुमुर को कभी बोलते हुए सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी अपने हक के लिए बात की हो या अपने लिए उन्होंने वोट मांगे हो। वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। और यही कारण जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें एक राष्ट्रपति चाहिए, ना कि जो है यहाँ पर एक मूर्त जो कि कुछ बोले ही ना। जी हाँ, और दोस्तों तेजस्वी यादव की बातों में दम है। आप समझिए बीजेपी जो भी बिल पास कराएगी, ऐसे तो ये सारे बिल पास करती चलेंगी बीजेपी के, कोई इस पर रोक नहीं लगाएंगी। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है दोस्तों क्योंकि फिलहाल देश के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रपति ही सुधार सकता है, और राष्ट्रपति का काम होता है बिलों को रद्द करना। अगर यशवंत सिन्हा बन गए दोस्तों किसी भी तरीके से, तो वो न सिर्फ दोस्तों एनआरसी का बिल रद्द कर देंगे, बल्कि कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यशवंत सिन्हा एक जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। बहुत लंबे समय तक वो राजनीति में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के लेफ्ट हैंड रहे, उन्होंने लंबी राजनीति की। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को डर लगता है जो है यहाँ पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनवी रमन साहब ने एक बार चीफ जस्टिस ने दोस्तों फिर से एक बार उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। बोले फिलहाल देश में लोकतंत्र जो विपक्ष है वो कमजोर होता चला जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपको बताते चले दोस्तों देश में आज जिस तरीके की अराजकता नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर एनवी रमन साहब ने एक बार फिर से चिंता जताई है। हालांकि दोस्तों मुझे और चीफ जस्टिस के मुकाबले एनवी रमन एक अच्छे चीफ जस्टिस लगते हैं। कम से कम वो बीजेपी का दोस्तों खुला खुला समर्थन नहीं करते हैं, या फिर बीजेपी के पक्ष में हर फैसला देने का काम नहीं करते हैं। इससे पहले जो दो नाम थे दोस्तों रंजन गोगोई और यश बोबड़े, ये बीजेपी का दोस्तों बेसिकली सपोर्ट बने हुए थे। सिंपल सी बात है खुले शब्दों में कहा जाए तो। लेकिन दोस्तों एनवी रमन सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। वो बात अलग है कि एनवी रमन साहब भी विचारों के हाथ बंधे हुए हैं, वरना वो दोस्तों जितने भी फैसले दें उन फैसलों में कहीं ना कहीं सच्चाई झलके। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कानून पर भी सरकार का शिकंजा रहता है, इसलिए कई बार जज चाहते कुछ और है दोस्तों और करना कुछ और पड़ता है। और यही कारण है जो एनवी रमन ने राजस्थान में सरकार पर हमला बोला। एनवी रमन साहब ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, खास करके विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपको बता दें एनवी रमन ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में विपक्ष को घेरा जा रहा है, खास करके अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर बदले की कार्रवाई करने के लिए उसको लंबे समय तक जेल में डाला जाता है।
और दोस्तों वो निकलने में उसको काफी समय लग जाता है। और यही कारण है जो यहाँ पर भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं एनवी रमनन। एनवी रमनन ने कहा कि आज सरकार जिस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है इसके ऊपर भी मुझे खेद है। आपको बता दें एनवी रमनन दोस्तों जब भी राजनीति करते एनवी रमनन जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उनके फैसले में एक दम दिखाई देता है, खास कर दोस्तों तब जब यहाँ पर देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ। आज जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से ये कोशिश करेगी कि वो देश का माहौल बिगाड़ने का काम करे। लेकिन आज जो देश में दोस्तों हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए और इसलिए कई सवाल खड़े कर दिए दोस्तों देश में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपसे और फिर कहूंगा कि आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज जो पूरा माहौल है बीजेपी के राज्य में वो पूरा माहौल बदल रहा है। मैंने देश को दोस्तों एक ऐसी चीज की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के हित में काम करे, ना कि देश के विरोध में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इस बार फिर से एक बार होगा खेला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 21 तारीख के दिन ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी और कांग्रेस का पूरे देश भर में होगा प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए कहा कि मोदी सरकार एक एक कर सबको ईडी के झांसे में ले रही है। ईडी सीबीआई एनआई जो यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है अपनी शक्तियों का और हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं लेकिन सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन हर सवाल का एक जवाब होता है दोस्तों और वो सरकार को देना ही होगा। आज जो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है और उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और यही कारण दोस्तों जो देश के नौजवान युवाओं ने ये सोच लिया है कि इस बार सरकार को पूरी तरीके से घेर लेना है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश का एक एजेंडा सेट करने में लग गई है, खास करके देश को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है वो आप और हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये तय कर ले कि वो देश को किस परिस्थिति में डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी हमने कई बार ये मुद्दे देखे हैं, खास कर इन मुद्दों पर बात की है कि फिलहाल आज जो ये चर्चाएं होती हैं देश में दोस्तों इन मुद्दों का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों विपक्ष का कोई और चेहरा, इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठे हैं, उठते थे और उठते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश में दोस्तों एक तरीके का माहौल बना चुकी है और वो माहौल क्या है दोस्तों ये आप बखूब जानते हैं। प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं है कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है और जब सरकार को ये पता ही नहीं होगा कि किस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं दोस्तों तो फिर देश किस परिस्थितियों से गुजरेगा ये आप बखूब जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिन मुद्दों पर सरकार भागती है उन मुद्दों पर सिर्फ विपक्ष ही सरकार को घेर सकता है और आज विपक्ष का मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है विपक्ष को ही करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपको एक ऐसी पार्टी चुनना चाहिए जो देश के विकास में काम आए। इस वक्त बीजेपी दोस्तों सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और मेरी खास कर उन हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग देश के लोकतंत्र को बचाइए, क्योंकि आप लोग बीजेपी को वोट दे देते हो और बीजेपी जिस तरीके की नफरत फैलाती है। हालांकि ये हम जानते हैं दोस्तों कि 60% लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और 40% लोग मोदी सरकार के साथ हैं। लेकिन इन 40% में से बाकी कार दोस्तों जो घपलाबाजी की जाती है उसे करके सरकार जीत जाती है और यही कारण है जो विपक्ष बढ़ जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल मानसून सत्र नहीं बल्कि सरकार की तानाशाही वाला वो आ रहा है। जी सत्र आपको बता दे दोस्तों इसमें ना विपक्ष अपनी बातें बोल पाएगा, ना विपक्ष मोदी सरकार को तानाशाह बोल पाएगा, ना विपक्ष जो जुमला बाज बोल पाएगा, जुमला जीवी बोल पाएगा। लेकिन दोस्तों अब सरकार के ऊपर सवाल तो उठ रहा है, सरकार चाहती क्या है, जुमला जीवी ना बोला जाए। आप समझिए जो शब्द मोदी सरकार के ऊपर फिट बैठते हैं उन शब्दों पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन मोदी जी कहां तक रोक लगाएंगे, संसद में रोक लगा देंगे, बाहर दुनिया में तो ये लोग वही बोलेंगे आपको जुमला जीवी, जुमलेबाज, तानाशाह। कैसे रोकेंगे आप पूरी जनता को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट में भी दोस्तों जो कोर्ट के जज होते हैं उन्हें भी ये कहना पड़ रहा है कि भैया सरकार की आलोचना करना जुर्म नहीं होता, ये कान खोलकर सुन लीजिए। तब भी दोस्तों बीजेपी के नेता और बीजेपी
खास कर पुलिस के जरिए उन लोगों को जेल में डलवा देती है जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं। ताजा मामला मोहम्मद जुबैर का है और ये आप सबने देखा है कि मोहम्मद जुबैर को लंबे समय से जेल में भेजा गया है। अब तक वो न्याय की हिरासत में है, अब तक उनको बेल नहीं मिली। हालांकि दिल्ली वाले मामले में मिल गई, लेकिन अब हाथरस वाले मामले में जो यहाँ पर मोहम्मद जुबैर फंसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरीके